हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ओके स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज 27 अप्रैल 2020 के एडिटोरियल डिस्कशन में आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। मैं अभिषेक भारती। तो चलिए आज के डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो हम आज मुख्य रूप से 4 आर्टिकल्स में से 2 आर्टिकल जो हमें इंपॉर्टेंट लगे हैं आपके लिए उनको डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल है हमारा सेफ़ रिटर्न के बारे में। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो कोविड-19 क्राइसिस जो अभी ऑनगोइंग है, उसमें जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके द्वारा जो भी समस्याएं फेस की जा रही है तो उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, ऐसा ऑथर कहते हैं। तो इसमें जो मुख्य बातें हैं जो माइग्रेंट वर्कर्स को अपने घर जाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, एक तो ये है कि फूड सिक्योरिटी, वो वापस अगर अपने घर चले गए तो वहाँ पे तुलनात्मक रूप से उनको खाने की दिक्कत कम होगी। किंतु इसके साथ एक और भी फैक्टर ऑथर बताते हैं कि उनको अपने घर जाने के लिए खींच रही है, और वो क्या है, तो मनरेगा के द्वारा जो पहले की कार्य रोक दिया गया था, मनरेगा के द्वारा लोगों को जो काम प्रदान किया जाता था उसको लॉकडाउन के पहले रोक दिया गया था या लॉकडाउन के दौरान, तो उसको रिज्यूम किया जा रहा है। तो उसको रिज्यूम करने के साथ ही जो माइग्रेंट वर्कर्स जो अभी कहीं पर भी फंसे हुए हैं तो उनको जो जॉब लॉस हुआ है वो उन्हें ऐसी उम्मीद है कि वापस जा करके उनको हो सकता है मनरेगा के तहत उनको जॉब मिल जाए और उनकी रोजी रोटी किसी तरीके से सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाए। तो ये एक कारण ऑथर बताते हैं कि जो माइग्रेंट वर्कर्स है वो जाना चाहते हैं वापस। इसके अलावा माइग्रेंट कहते हैं कि इंडिया, मलेशिया और अदर साउथ इंडियन जो नेशंस हैं उसमें से कुछ और नेशंस भी हैं, तो इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से हाई फर्टिलिटीज़ को मैनेज किया हुआ है, अवॉइड किया हुआ है और इन्फेक्शन रेट्स को कम रखा हुआ है। ये किस कारण से हो पाया है, तो निश्चित तौर पर लॉकडाउन ने इस पर बहुत योगदान दिया है। लेकिन उसी के अलावा उन्होंने बताया कि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में जिस तरीके से लॉकडाउन का उल्लंघन किया गया या सही तरीके से पालन नहीं किया गया या सही समय में पालन नहीं किया गया, तो उसकी वजह से उनको जो हानि झेलनी पड़ी वो दुनिया के सामने है। आगे करते हैं कि मॉरल डिलेमा। एक बात वो कहते हैं कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको वापस भेजते समय में एक मॉरल डिलेमा भी है, और वो क्या है कि उनको जिस समय में वापस भेजा जाए तो कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स जैसे कि उनको कंपनसेट करना, उनको टाइम पर खाना देना वगैरह वगैरह तो है ही। उसके साथ साथ ऑथर कहते हैं कि उनके रिटर्न के समय में सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को पालन करना ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा। इसके अलावा ऑथर कहते हैं कि दो ऐसे मतलब ऑथर 2 राज्यों का उदाहरण देते हैं, एक मध्य प्रदेश और एक उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में अपने माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं जो उस राज्य से बाहर रहते हैं उनको वापस बुलाने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगाए हैं और बहुत सारे एफर्ट्स की तैयारी में है। इस तरीके से मध्य प्रदेश भी है। इसके अलावा एक और फैक्ट है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने जो उनके स्टूडेंट्स जो कोटा जैसे जगहों में फंसे हुए थे पढ़ने के लिए, तो उनको वापस मंगवाने के लिए अपने बसेस भेजे। बहुत सारे राज्य ऐसे भी हैं जहाँ ये उनके अंदर से यानी कि जन समुदाय से ये मांगे उठी हैं कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश ने अपने स्टूडेंट्स को वहाँ से यानी बाहर से अपने राज्य वापस मंगवाने के लिए व्यवस्थाएं की हैं बस वगैरह भेज करके, तो उसी तरीके से उनको भी करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इस वाले आर्टिकल में इतना ही। अगले आर्टिकल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगले आर्टिकल में एट द एज ऑफ अ न्यू न्यूक्लियर आर्म्स रेस, ये बहुत ही फेमस ऑथर के द्वारा ये वाला आर्टिकल लिखा गया है। आप जरूर से इसको न्यूज़पेपर पढ़ते समय में देखेंगे कि किन ऑथर के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि इस पेंडेमिक की सिचुएशन के साथ साथ में कहीं ऐसा स्थिति ना आ जाए कि एक बार फिर से कोल्ड वॉर के समय में जो आर्म्स रेस चल रही थी, जो हथियारों की दौड़ चल रही थी, वो पुनर्जागृत हो जाए। तो उसके बारे में कहते हैं कि हाल ही में जो अमेरिका के एक कंप्लायंस रिपोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि चाइना हो सकता है बहुत सारे टेस्ट कर रहा है। कहाँ पे कर रहा है, तो लॉप नूर टेस्ट साइट एक जो चाइना में है वहाँ पर काफ़ी सारे टेस्ट कर रहा है, और इस तरीके से वो अपने CTBT कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी जो है CTBT, उसकी वचनबद्धता से वो हट रहा है, ये कह करके उन्होंने कंप्लायंस रिपोर्ट में कहा है, जारी किया है। तो इसके साथ साथ में उन्होंने ये कहा है कि अगर ऐसा होगा तो फिर अमेरिका भी अपने यहाँ पर जो उसके पास जो नेवाडा में टेस्ट साइट है उसमें भी फिर से टेस्टिंग शुरू कर सकता है, ऐसा ऑथर मतलब शंका व्यक्त करते हैं। इसके अलावा ये एक हार्बिंगर होगा ऑफ अ न्यू न्यूक्लियर में चलते हैं। एक और बात कहा जाता है कि जब USSR था तो एक मेन टेस्टिंग साइट था उसका नाम था सेमी पैलाटिन्स्क, जो कि अभी कज़ाकिस्तान में है। तो इसके रहते हुए USSR ने यहाँ पर बहुत सारे अपने टेस्ट कंडक्ट किए थे, किंतु USSR के टूटने के बाद 1991 के बाद के समय में यह कज़ाकिस्तान में चला गया, और कज़ाकिस्तान में जाने की वजह से अब ये टेस्ट साइट जो है इस्तेमाल नहीं होता। हालांकि रशिया के पास अभी भी नोवाया ज़ेम्लाया जो है आर्कटिक सर्कल के पास में, तो वहाँ के टेस्ट साइट को वो अभी भी इस्तेमाल करता है। इसके अलावा बताता है कि 1991 में रशिया
ने जो अपने तरफ से ही अपने टेस्टिंग को खुद से रोका, और 1992 में यूएस ने भी अपने तरफ से रशिया के बाद इन टेस्ट को रोकने की कोशिश करी, अपने तरफ से खुद डिक्लेयर किया। लेकिन यहाँ पर ऑथर बताते हैं कि जब तक ये सारी घटनाएं हुई तब तक यूनाइटेड स्टेट्स ने 1054 टेस्ट्स ऑलरेडी कंडक्ट कर लिए थे, और रशिया ने, जो कि उस समय में यूएसएसआर था, तो उसने 715 टेस्ट कर लिए थे। इसके अलावा इन फिगर्स को आप ध्यान में रखिए कि इन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में, है ना, न्यूक्लियर टेस्ट जो है उसको संपन्न किया था। तो इसके बाद ही इन्होंने रोकने की ओर अपनी प्रतिबद्धता जताई है। उसके अलावा कहा जाता है कि फ्रांस और चाइना अभी भी टेस्ट किए जा रहे हैं लगातार। और इसके अलावा न्यूक्लियर डेटरेंस के बारे में यहाँ बात होती है कि वास्तव में न्यूक्लियर जो है, जो न्यूक्लियर का इस्तेमाल है, वो वास्तव में एक वेपन की तरह होगा या न्यूक्लियर डेटरेंस की तरह होगा। वास्तव में आपको एक बात और ध्यान देना चाहिए, न्यूक्लियर डेटरेंस ये एक इंटरनेशनल रिलेशन का एक काफ़ी महत्वपूर्ण और पॉपुलर शब्द है। डेटरेंस में क्या होता है कि आपको ये समझ में आता है कि किसी हथियार को अपने पास रखने से न सिर्फ उस हथियार को चलाने लायक या इस्तेमाल करने लायक आवश्यकता पड़ती है, बल्कि कई बार सिर्फ हथियार को रख लेने मात्र से सामने वाला आप पर अटैक नहीं करता है। तो इसको कहते हैं डेटरेंस वैल्यू। तो डेटरेंस वैल्यू इसको कहते हैं। तो न्यूक्लियर डेटरेंस का मतलब हो गया न्यूक्लियर हथियार को इसलिए रखना ताकि सामने वाला जो स्टेट है वो आप पे अटैक ना करे, है ना। इसको देखिए। इसके अलावा ये कहा जाता है कि लिटिल बॉय, आप इस फैक्ट को ज़रूर से याद रख लेंगे, लिटिल बॉय उस बॉम्ब का नाम है जिसको हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को, है ना, अमेरिका के द्वारा जापान पर अटैक किया गया था, इस लिटिल बॉय नामक न्यूक्लियर बॉम्ब के द्वारा। इसके बाद देखिए, कुछ देश जो हैं वो काफ़ी समय से जितने भी टेस्ट साइट्स हैं उनको बंद करने के बारे में वकालत करते हैं, लेकिन जो बड़े देश हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, रशिया, ये लोग हमेशा कहते हैं कि टेस्ट साइट्स बंद नहीं किए जाने चाहिए, बल्कि इनको नियंत्रित रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वैसे एक और यहाँ पे फैक्ट है कि सीटीबीटी जो है वो किसी भी पार्टी के द्वारा, जो मतलब जिसने उस पर हस्ताक्षर किया है, किसी भी पार्टी के द्वारा किसी भी प्रकार के न्यूक्लियर टेस्ट या न्यूक्लियर विस्फोट को वो मना करता है। आगे देखते हैं कि 1998 में भारत ने जो है साइन करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स को ये कहा कि यदि आपके द्वारा अपने न्यूक्लियर स्टॉक पाइल, यानी कि जो न्यूक्लियर उनके पास ऑलरेडी रखी हुई हैं, न्यूक्लियर जो आर्सेनल्स हैं वो, तो उनको यदि आप हटा देते हैं तो ही हम इस पर साइन करेंगे। लेकिन जैसा कि जग जाहिर है यूनाइटेड स्टेट्स ने रिजेक्ट कर दिया उसको। तो इस तरीके से एक यहाँ पे प्रश्न बनता है कि भारत इसका सीटीबीटी का क्या हस्ताक्षर करता है या पुष्टि करता है, रेटिफायर या फिर सिग्नेटरी है? तो इसका उत्तर होगा नहीं, भारत ना तो इसमें हस्ताक्षर करता है और ना ही पुष्टि करता है ना। इसके अलावा और भी कुछ देश हैं जो कि हस्ताक्षर जिन्होंने नहीं किया है, उसमें है नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान। तो चलिए आगे देखते हैं। इंडिया एंड पाकिस्तान ने जो है 1998 में और नॉर्थ कोरिया ने 6 बार 2006 से 2017 के बीच में टेस्ट किया है, न्यूक्लियर टेस्ट। उसके अलावा इन सब के माध्यम से ऑथर ये भी बताना चाह रहे हैं कि लगातार स्ट्रेटेजिक कंपटीशन जो है वो मतलब वापस फिर से इस दुनिया पे आ रहा है। तो इससे क्या होगा, आर्म्स रेस बढ़ेगा। इसके अलावा कहते हैं कि हाल में जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने लगभग 30 साल के मॉडर्नाइजेशन प्लान को, जो कि $1.2 ट्रिलियन का होगा, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक प्लान बनाया है। और इसके अलावा इसी तरीके से चीन और रूस ने भी अपने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ ही उन्होंने ऑफेंसिव साइबर कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए प्रयास जारी रखा हुआ है। एक बात मैं आपको यहाँ पे डिटेल में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ऑफेंसिव साइबर कैपेबिलिटी क्या होती है। पहली बात तो ये कि साइबर कैपेबिलिटी है ना, वो ज़्यादातर डिफेंसिव रही है। मतलब यदि कोई साइबर हमला करे तो उससे अपने सिस्टम्स को कैसे सुरक्षित रखा जाए, ये हो गया, है ना, कि साइबर कैपेबिलिटी जो है वो डिफेंसिव होती है। लेकिन यदि साइबर कैपेबिलिटी को किसी पर अटैक करने के लिए, युद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो इसको कहा जाएगा ऑफेंसिव साइबर कैपेबिलिटी। तो यूनाइटेड स्टेट्स जिस तरीके से उसके पास बहुत ज़्यादा संसाधन है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो चुके हैं, तो वो निश्चित तौर पे जो कन्वेंशनल तरीके का जो अटैक है वो करने में वो ज़्यादा सक्षम है। इसलिए इन लोगों ने लो कॉस्ट में इसको साइबर कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए प्रयास किया है ताकि उसको बहुत अच्छे से टैकल किया जा सके। किसने? रूस और चाइना ने। आगे बढ़ते हैं।
इसके अलावा एक न्यू स्टार्ट मतलब स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी के बारे में यहाँ बात हुई है, जो कि 2021 में ख़त्म होने वाली है। ये किनके किनके बीच में हुआ था? तो ये यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया के बीच में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो प्राग में हुआ था 8 अप्रैल 2010 में, और इसको ये फोर्स में कब आया था? तो 5 फरवरी 2011 में। तो ये एक्सपेक्टेड है कि 2021 में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बुरी बात यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको आगे बढ़ाने के लिए यानी कि एक्सटेंड करने से मना कर दिया है। मतलब ये जो न्यू स्टार्ट नाम की जो ट्रीटी है, ये यूनाइटेड स्टेट्स जो है इसको फर्दर कंटिन्यू नहीं करना चाहता है। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे चाइना जो है उसके साथ में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एक डील करना चाहता है कि किस तरीके से टेस्ट को रोका जाए वगैरह वगैरह। लेकिन चाइना यह कहते हुए बार बार मुकर जा रहा है कि लगभग 90% जो ग्लोबल न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं, यानी कि युद्धक क्षमता के जितने भी विस्फोटक हैं, वो लगभग 90% अमेरिका और रूस के पास में है। तो इसलिए मुझे इस डील में आने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा चाइना बार बार कहता है। इसके अलावा अभी एक और चीज़ देखेंगे कि टेक्नोलॉजिकल डिस्प्यूट्स जो हैं चाइना और अमेरिका के बीच में, उसके अलावा मिलिट्राइजेशन ऑफ साउथ चाइना सी, यानी कि सैन्यीकरण जो है दक्षिण चीन सागर में जो सैन्यीकरण हो रहा है, सैन्य क्षमताएं चाइना विकसित करने की कोशिश कर रहा है। तो एक वो बात हो गई। और उसके अलावा जो रिसेंटली नोवेल कोरोना वायरस पेंडेमिक है, इसको लेकर के चाइना और अमेरिका लगातार एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, लगातार एक दूसरे के मतलब आमना सामना कर रहे हैं। तो इससे आर्म्स रेस के बढ़ने का खतरा और बढ़ जाता है ना। तो इस तरीके से इस आर्टिकल में बहुत सारी चीज़ें ऑथर ने बताने की कोशिश की है। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा जो फैक्ट्स है उसको नोट कर लेंगे। हम प्रयास करेंगे कि इस वाले आर्टिकल के जो फैक्ट्स हैं हम आपको PDF में भी प्रोवाइड करें, जो कि आप कुछ समय के बाद जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर देख पाएंगे। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये प्रेजेंट किया गया मेरे द्वारा यानी कि अभिषेक भारती के द्वारा। हमें फेसबुक और टेलीग्राम पेज पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारे के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।